This conference will now be recorded. तो फिर सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। जी सर। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो। हाँ चल आ जाएंगे सर। ठीक ठीक ठीक। हाँ। कुछ और लोग जुड़ रहे हैं। ओके, सेशन शुरू करते हैं। क्योंकि इस टॉपिक का नाम आयुर्वेदिक पैथोलॉजी ऑफ कोविड-19 जो हमने डिसाइड किया है। मॉडर्न पैथोलॉजी तो हर तरीके से कोई ना कोई समझ लेगा, लेकिन आयुर्वेदिक पैथोलॉजी जब तक नहीं समझी, इसका आयुर्वेदिक कंसेप्ट हमने नहीं समझा, तो ये डेफिनेटली आप मान लीजिए इसको ट्रीट करना एक झोलमाल टाइप का एक सौदा हो जाएगा। जो हमने एक्सपीरियंस देखा पेशेंट्स को ट्रीट करते हुए, वो सारे एक्सपीरियंस को इंक्लूड करके, जो संहिताओं से डेटा कलेक्ट करके जो चीजें निकल के आई हैं, उनको सिंपली वे में हम समझना चाहेंगे। कोविड को समझने से पहले इसके हमें दोष धातु मल इसके ऊपर जाना पड़ेगा। कोविड को अभी तक बसंत ऋतु चल रही थी, बसंत ऋतु जो चल रही थी उस बसंत ऋतु में कोविड अलग टाइप का था। अब ये जो ग्रीष्म ऋतु आई है, ऋतु संधि काल के बाद, यहाँ कोविड का पैरामीटर टोटल अलग डिफरेंट होने वाला है। इस वे पर भी हम बात करेंगे। दोष होते हैं हमारे इसमें वात, कफज, कफवात। अभी तक जो कोविड चल रहा था बसंत ऋतु के अकॉर्डिंग, उसमें पेशेंट को लंग्स में निमोनिया की कंडीशन डेवलप हो रही थी, तो उसे हम कफज प्रधान वातज व्याधि के रूप में लेंगे कि जो भी पेशेंट है उसके लंग्स में कफ की प्रधानता हो जाना, उसके गले में इरिटेशन होना, ये सारी चीजें उस पेशेंट में देखने को मिल रही थी।
ड्यू टू हैवी प्रोडक्शन ऑफ कफा। ये किस प्रकार से कफ का प्रोडक्शन होता है, इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा कि इसको थोड़ा मॉडर्न से समझ के देखते हैं। कोरोना का वायरस जब भी हमारी बॉडी में एंटर होता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा वो पोर्शन होता है जिसको वो डैमेज करने की कोशिश करता है, वो है हमारा एल्वुलाई। और उस एल्वुलाई में आप देखेंगे कोरोना जब एंटर होता है तो हमारी बॉडी में मैक्रोफेजेस होती हैं। वो मैक्रोफेजेस इंटरल्यूकिन फर्स्ट और टीएनएफ अल्फा, ये दो प्रकार के केमिकल निकालती हैं, जो कि मैक्रोफेजेस अपने आप में कैपेबल होती हैं किसी भी पैथोजन को खत्म करने के लिए, लेकिन वायरस को मारने के लिए इनके अंदर इतनी अच्छी कैपेसिटी नहीं होती कि ये किसी भी वायरस को किल कर पाए। इसलिए दो प्रकार के केमिकल निकालती हैं, इंटरल्यूकिन फर्स्ट और टीएनएफ अल्फा, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स का डायलिटेशन होने लगता है। इस ब्लड वेसल्स का डायलिटेशन होता है और यहां से जो फ्लूइड है वो अंदर की ओर जाने लगता है। जैसे ही ये अंदर की ओर जाता है, लंग्स हमारे फिल्ड होने लगते हैं। लंग्स फिल्ड होने लगते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं निमोनिया। एक ऐसी जगह जहां पर एयर का रहना जरूरी है, वहां पर फ्लूइड का एक्युमुलेट हो जाना निमोनिया की कंडीशन को डेवलप करता है। अब उसके बाद जब ये निमोनिक कंडीशन पैदा होती है, इसमें दो परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि जब मैक्रोफेजेस कोरोना को नहीं खत्म कर पाएगा, कोरोना वायरस को किल नहीं कर पाएगा, तो टी सेल्स वहां पर आएंगी और वो टी सेल्स इसको मारने का प्रयास करेंगी, कोविड को, कोरोना वायरस को। लेकिन साथ में ये टी सेल्स साइटोकाइनिन टी सेल्स की भी हेल्प करती हैं अदर टाइप्स ऑफ कोरोना को मारने के लिए। ये प्रोसेस जब चल रही होती है जब ये अपना रेप्लिकेशन करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर साइटोकाइनिन टी सेल की ये हेल्प करता है, जो हेल्पर टी सेल है, जिसकी वजह से ये कोरोना को मार सकता है। ये प्रोसेस भी फेल हो जाती है और वायरस सीधा सेल के अंदर एंटर हो जाता है। सेल के अंदर एंटर होने के बाद ये डीएनए के साथ मिलकर अपने आप को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि अपनी शरीर की प्रत्येक कोशिका के अंदर किसी भी पैथोजन को मारने की कैपेसिटी होती है। वो भी इस वजह से कि इंटरफेरॉन्स यहां तक सूचना प्रदान कर सकें, इसको संकेत दे सकें सेल को कि आपके यहाँ कोई एंटीजन आया है जिसको आपको किल करना है, तो सेल उसे मार सकती है। बट जिस पाथवे से ये इंटरफेरॉन्स इसे सूचना देते हैं सेल को, वो जैक स्टेट पाथवे को भी ये ब्लॉक कर देता है और अंदर जाकर ये अपना रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देता है और खेल यहीं से शुरू हो जाता है। अब इसको समझने का जरूरी ये है कि वो शेल क्यों नहीं मार पाती इसे। यहां पर सिर्फ एक कंसेप्ट को आप पकड़िए, ये आमज व्याधि कुछ ज्यादा है। आम के बारे में आपने जितना पढ़ा होगा वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाने हैं कि आमज व्याधि होने के कारण सेल के अंदर स्वेलिंग डेवलप होती है, जिसे बोलते हैं कोशिका का शोथ उत्पन्न हो जाना। क्योंकि कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म है वो एज अ कफ के मटेरियल के रूप में काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम है, वो एज अ पित्त के रूप में काम करता है। और कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का साइक्लोसिस मूवमेंट होता है, उसको घुमाने का जो फ्लूइड का, वो बात का रूप में काम करता है। ये तीनों सेलुलर लेवल पर भी जाकर के डिस्टर्ब हो चुके होते हैं। वहां पर इसको हम अगर करेक्ट कर पाए तो बहुत बेटर रहेगा। अब कोविड के ट्रीटमेंट में एक कंसेप्ट सारे डॉक्टर्स बता रहे हैं कि लंघन करना जरूरी है। ये लंघन करना क्यों जरूरी है? इसी कोशिका की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए लंघन करना जरूरी होता है। जब हम किसी कोशिका को हम बहुत समय से ऐसे भोजन पर चले जाते हैं जिस भोजन से हमें न्यूट्रिएंट्स तो मिलते हैं लेकिन फालतू मटेरियल नहीं मिलते, हमारी अग्नि को पाचन करने के लिए बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, तो उस समय ये कोशिकाएं अपनी हीलिंग कर रही होती हैं, साथ में ये कोशिकाएं एक तरीके से भूखी हो जाती हैं और अपने अंदर उपस्थित गोल्गी बॉडी लाइसोसोम के सहारे इन पैथोजेंस को मारने की कैपेबिलिटी पैदा कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंसेप्ट है कि ये कफ प्रदान वातज व्याधि आई है, जहां पर यहाँ फ्लूइड इकट्ठा होता है और ये फ्लूइड इकट्ठा होता है, इसको बाहर निकालने के लिए हमारे यहाँ पे कुछ मेडिसिन होती हैं। वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन हम जो ट्राई कर रहे हैं उनमें कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो एक्सपेक्टोरेशन का काम करती है। लेकिन अब ग्रीष्म ऋतु में जो आने वाला है उसको समझना जरूरी है।
वात कफज प्रधान, वात प्रधान कफज व्याधि। यहाँ पर अब कुछ ऐसे केस हमें दिखना स्टार्ट हो गए हैं जहां पर लंग्स में फाइब्रोसिस स्टार्ट होने लगी है। लंग्स के अंदर कफ इकट्ठा होता है, स्टार्टिंग में एक कफ प्रधान वातज व्याधि के रूप में रहता है। कुछ समय बाद वहां पर ड्राइनेस, वात की रुक्षता बढ़ने से वहां की सेल्स में ड्राइनेस डेवलप होती है, और वो ड्राइनेस डेवलप होने के कारण वहां पर लंग्स की सेल्स में फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। और ये फाइब्रोसिस स्टार्ट होने से उस व्यक्ति के लंग्स का एक्सपेंशन कम होने लगता है, और जो एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में जो भी गैस का एक्सचेंज होना होता है वो एक्सचेंज बिल्कुल डिस्टर्ब होने लगता है। इस प्रकार से भी SpO2 गिरने के चांसेस रहते हैं। अब की कंडीशन में अगर आप देखें तो दोषों को आपने समझा कि दो प्रकार के दोष होते हैं, वात कफज और कफज वातज। इसमें अग्नि का जो सामने हमें दिखने को मिल रहा है वो अग्नि मोस्टली मंदाग्नि देखने को मिलती है। उस मंदाग्नि की वजह से ही सेल अपनी रिपेयरिंग नहीं कर पा रही है, उस मंदाग्नि की वजह से ही कफ का बहुत ज्यादा बनना स्टार्ट हो रहा है, जिसको आम बोलते हैं रस धातु सप्त धातु में परिणत नहीं हो पा रही है। ये कंडीशन डेवलप होती है और व्यक्ति की कंडीशन पहले से बहुत बेकार होती जाती है। हमें यहाँ ट्रीटमेंट करने के लिए जरूरी है कि हमें उस व्यक्ति को लंघन पहले ही समय से स्टार्ट कराना है, ताकि सेल अपनी रिपेयरिंग कर सके। आमाशय से हमारी बॉडी में आम का बनना रुक जाए। जितना आम को बनने से हम रोकेंगे उतना ही कफ को बनने से हम रोक पाएंगे। ये पॉइंट हमें पकड़ना जरूर है। लास्ट में इसको कंक्लूड करके जरूर बताऊंगा आपको। मल की प्रवृत्ति जो मिल रही है, जहां पर पेशेंट में सिम्टम्स आ रहे हैं, कुछ में डायरिया के सिम्टम आ रहे हैं, कुछ में कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम आ रहे हैं। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट कॉन्स्टिपेशन, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट डायरिया। मैं कुछ पेशेंट्स को महासुदर्शन घनबटी दी तो उनमें 2 या 3 दिन उनको लूज मोशंस हुए। इसलिए यहाँ दो प्रकार की कंडीशन हो रही है। दोनों प्रकार की कंडीशन में हमें वाटर इनटेक को पेशेंट को बढ़ाना है, जिसमें शुंठी जल का उपयोग करा सकते हैं, नारियल पानी का उपयोग करा सकते हैं, जिससे कि पेशेंट की अग्नि भी ठीक हो और पेशेंट का जो आम का पाचन है वो भी प्रॉपर तरीके से हो। और यकीन मानिए ये शुंठी जल और ये अपन बोलते हैं गुनगुना पानी या सड़क पानी जो भी है, ये सेलुलर लेवल पर जाकर सेल के तीनों दोषों को बैलेंस करने की कैपेसिटी रखता है, और ये हमने पेशेंटों में ऑब्जर्व किया है। धातु यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है तो मोस्टली जो मैं कहूंगा वो रस और रक्त धातु इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रस धातु का मल होता है कफ, और रस धातु का पाचन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, जो कि यहाँ पे कंसेप्ट स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म बिगड़ने की वजह से सेल वीक पड़ने लगती है, और वो सेल वीक इतनी वीक हो जाती है कि वायरस आसानी से आके रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए शुंठी जल, कई प्रकार की पाचक औषधियां, दीपक औषधियां जैसे चित्रकादि बट्टी भी हम अगर ऐड करते हैं तो हम बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर रस धातु की विकृति से कफ का बनना बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। साथ में जब रस धातु विकृत बनती है तो उसके बाद रक्त धातु का स्टेप आता है। यहाँ पर मोस्टली जो देखने को मिल रहा है, आप पेशेंट्स की रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, पेशेंट्स की रिपोर्ट्स में क्या कमी देखने को मिल रही है, उसकी आरबीसी डाउन जा रही है, उसका हेमोग्लोबिन डाउन जा रहा है, डब्ल्यूबीसी हाइक कर रहा है, या किसी का न्यूट्रोफिल्स हाइक कर रहा है, टीएलसी काउंट बिगड़ रहा है, प्लेटलेट्स डाउन हो रहा है। ये सारी चीजें समझनी है। उस पेशेंट्स को एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में एनोक्सापेरिन, एस्प्रिन, इको एस्प्रिन जैसी मेडिसिन दी जा रही हैं ब्लड को डाइल्यूट करने के लिए। सभी का ध्यान अभी केवल लंग्स पर है और एक ही गाना सभी गा रहे हैं, SpO2 SpO2 SpO2। SpO2 बढ़ा लिया ठीक है, SpO2 आपने बढ़ा लिया ठीक है, लेकिन पेशेंट की रिकवरी के बाद में जाकर के क्या उसके ब्लड में क्लॉट्स नहीं बनेंगे? क्या कंप्लीटली इन लोगों ने उसे ठीक कर दिया है? यहाँ पर हमारे आयुर्वेद के सिद्धांत बहुत ज्यादा अच्छे बैठते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि रक्त धातु से कौन कौन से ऑर्गन्स बनते हैं। रक्त धातु से जो ऑर्गन्स बनते हैं उन ऑर्गन्स में 4 ऑर्गन्स मोस्टली देखे जाते हैं।
लंग्स, हार्ट, किडनी और लिवर। आप नोटिस करेंगे जिन पेशेंट्स की डेथ हो रही है उन पेशेंट्स में ये 4 डिजीजेस वाले मोस्टली हैं। हार्ट अटैक से मरने वाले हैं, ब्रेन स्ट्रोक से मरने वाले हैं, लंग्स तो उसमें इन्वॉल्वमेंट हो ही जाता है, SpO2 वैल्यू वगैरह ये सारी चीजें हम देख ही रहे हैं। किडनी का डैमेज, रीनल फेल्यूर, एक्यूट रीनल फेल्यूर देखने को मिल रहा है और लिवर का डैमेज देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे कि पेशेंट जब रिकवर करता है तो उसका पेट का फूलना, पेट में गैस बनना, भूख बिल्कुल ही कम लगना, ये हमारे लिवर से संबंधित चीजें होती है। जब पेशेंट का लिवर अच्छा नहीं होगा, किसी भी औषधि का हम पाचन नहीं करा सकते, औषधि का पाचन अच्छा नहीं होगा तो वो औषधि अपना वर्क नहीं करेगी। इसलिए अग्नि की महत्वता को हमारे आयुर्वेद में बहुत सही तरीके से देखा गया है। हमारे लंग्स जो होते हैं, लंग्स हमारे रक्त फैन से बनते हैं, हृदय हमारा रक्त कफसार से बनता है और हमारे लिवर रक्त से बनता है, किडनी रक्त मेद धातु से बनती है। यहाँ कंसेप्ट समझने वाला है कि चारों के अंदर रक्त धातु का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि जब पेशेंट को फीवर आता है, फीवर में उष्ण गुण बहुत बाहुल्य में होता है। आप पॉइंट टू पॉइंट पकड़ते चलें, ज्वर में उष्ण गुण बाहुल्य में होता है और उष्ण गुण बाहुल्य होने से, पित्त सधर्मी अंश होने से पित्त की तीव्रता बढ़ती है और रक्त भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि पित्त और रक्त के गुण लगभग एक जैसे होते हैं। दूसरा, रक्त के अंदर जो अष्ट गुण बोले हैं उसमें से सांद्र गुण की प्रधानता बढ़ने लगती है, ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन आने लगता है, जो कि हमने आम का यहाँ पर पढ़ा, वो अकेला एल्विलाई की सेल्स में आम नहीं बन रहा है। इस समय बॉडी की हर सेल्स के अंदर आम तत्व बन रहे हैं। तो इसी प्रकार ब्लड सेल्स के अंदर भी आम तत्व बनते हैं, जिससे सेल्स के साइज को आप मेजर कर सकते हैं, पीसीबी, एमसीबी, इस प्रकार के साइज जो दिए रहते हैं ब्लड सीबीसी की काउंट में, वहां आप देख सकते हैं साइज का फ्लक्चुएशन हो रहा होगा, साइज इंक्रीमेंट रहेगा, साइज श्रिंक करेगा, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं रिपोर्ट्स में। उस सेल में जो मेटाबॉलिज्म बिगड़ा है उसकी वजह से ब्लड का कंसंट्रेशन गाढ़ा हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं कि रक्त के अंदर आम तत्व जमा हो गए हैं और यदि उन आम तत्वों का हमने पाचन नहीं किया तो वो फ्यूचर में पेशेंट्स को प्रॉब्लम तो देंगे ही और साथ में अभी ट्रीटमेंट करने में प्रॉब्लम तो जनरेट करते ही। हमें दूसरा इसमें जो देखना है वो है इसमें स्रोतस इन्वॉल्वमेंट कौन से हैं। स्रोतस है प्राणवय स्रोतस और अन्नवय स्रोतस। अन्नवय स्रोतस के बारे में मैंने बता ही दिया कि आम तत्व को बनने से रोकना है, क्योंकि सप्त धातु पोषण, जो हमने सप्त धातु पोषण क्रम पढ़ा है, वहां पर अग्नि की प्रधानता हर स्टेप पर जाकर होती है, हर स्टेप पे जाके अग्नि की प्रधानता है। यदि मंदाग्नि रहेगी तो रस से रक्त धातु का निर्माण, रक्त से अन्य धातुओं का निर्माण प्रॉपर नहीं हो पाएगा और वहीं पर बॉडी हमारी खत्म होने लगती है, इस तरीके से मान लीजिए आप। तो यहाँ पर हमें अन्नवय स्रोतों का बहुत ध्यान रखना है। अन्नवय स्रोतस अगर हमने अच्छे कर लिए, लंघन करवा दिया, पाचन करवा दिया साथ में अपने ट्रीटमेंट के साथ, पेशेंट को इतनी सारी दवाइयां नहीं लिखनी है। मैं देखने को मुझे मिल रहा है कि पेशेंट्स को बहुत सारी रस औषधियां लिख दी, त्रिलोक चिंतामणि रस भी लिख दिया, श्वास का चिंतामणि रस भी लिख दिया, समीर पन्नग भी लिख दिया, मल्ल सिंदूर भी लिख दिया, इकट्ठा एक कॉम्बिनेशन सबका बना के पटक दिया। यार पेशेंट को ठीक करना है, तुक्का नहीं मारना। एलोपैथी वालों के इतने बड़े बड़े खर्रे मिल रहे हैं देखने के लिए, पेशेंट जब देते हैं तुक्के तो वो मार रहे हैं। हमारा आयुर्वेद वो सिद्धांतिक आयुर्वेद है जिसमें हमने मेडिसिन दी तो हम टाइम पीरियड भी बता सकते हैं कि अगर इस सिद्धांत से प्रॉपरली आप चले तो इतने इतने दिनों में फीवर डाउन होता जाएगा, इतने इतने दिनों में ये सिम्टम्स क्योर होते जाएंगे, इतने इतने दिनों में आपका SpO2 लेवल इंक्रीज होगा, क्योंकि आयुर्वेद सिद्धांत से चलता है और हमें सिद्धांत को समझना है, हमें संप्राप्ति को तोड़ना है। संप्राप्ति में दोष दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। बसंत ऋतु में मोस्टली देखने को मिले, जब आप रिपोर्ट्स देखेंगे पेशेंट की, तो पेशेंट की रिपोर्ट्स में आपको सीटी में ये जरूर देखना है कि फाइब्रोसिस कितनी डेवलप हुई है। अगर फाइब्रोसिस बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है पेशेंट को, उसके लंग्स में फाइब्रोसिस बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है लेकिन सीटी स्कोर डाउन आ रहा है, तो आप वहां पर यष्टि मधु
चूर्ण का या मुलेठी चूर्ण का उपयोग जरूर करें। अपने किसी भी योग में इंक्लूड कर रहे हैं एज अ ट्रीटमेंट जो चल रहा था पहले, उसमें आप यष्टि मधु चूर्ण का उपयोग करें। क्यों करना है इसको भी मैं बताता हूं। यष्टि मधु चूर्ण जो है मधुर विपाकी होता है और स्निग्ध गुण प्रधान होता है। अब लंग्स के अंदर हो क्या रहा है फाइब्रोसिस में, वात दोष की प्रधानता बढ़ रही है जब फाइब्रोसिस हो रही है। इस वाले कोविड को वात प्रधान कफज कोविड में हम लेंगे, क्योंकि कफ प्रधान वातज कोविड को तो ये क्रॉस करके जा चुका है, जहां पर एक निमोनिक कंडीशन थी और ये मिलने वाली है, डेफिनेटली मिलने वाली है। मैं आपको बता रहा हूँ ये कंडीशन कब मिलेगी, जब एलोपैथिक हॉस्पिटल से पेशेंट डिस्चार्ज होके जाएगा, उसको उन्होंने भयंकर भयंकर जाने कौन कौन सी रेमडेसिविर, ओसेल्टामिविर, फेविपिराविर, इस प्रकार की कई प्रकार की हैवी डोज में मेडिसिन दी हैं, तो उसकी बॉडी में रूक्षता का बढ़ना तो जरूरी है, ड्राइनेस बढ़ेगी और उस पेशेंट को फाइब्रोसिस डेवलप जरूर होगी। तो पोस्ट कोविड रिकवरी के लिए भी आप यष्टि मधु चूर्ण को ऐड करें, क्योंकि रूक्ष गुण को कम करना है तो स्निग्ध गुण को बढ़ाना पड़ेगा। चूंकि यष्टि मधु बल्लवी है, मेदवी है, मनोवैश्रोतस के लिए भी बहुत अच्छी बताई है, तो सारी चीजों में ये बहुत अच्छा बेनिफिट देने वाली है। साथ में लंग्स में जो स्टिकी म्यूकस होता है, चिपका हुआ ड्राई म्यूकस है, उस ड्राई म्यूकस को भी ये पिघलाकर बाहर निकालने की क्षमता रखती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि यष्टि मधु कफ शामक है और साथ में कफ विलयन भी, कफ को विलयन की तरह यानी लिक्विडी फॉर्म में ये तैयार सॉरी सर, और अच्छे कप को प्रोड्यूस करती है। हेलो। और अच्छा कप हमारे यहाँ अच्छा श्लेष्म जो है वो इम्यूनिटी पावर को डिनोट करता है, और अपक्व कफ जो होता है वो आम तत्व को सॉरी सर, डिनोट करता है। आवाज ब्रेक हो रही है सर बहुत ज्यादा। नेक्स्ट जो हम कंसेप्ट लेंगे कि इसके बारे में आपको और डिटेल्ड कहाँ जाके मिलेगी कि कोरोना है क्या। हमारे आचार्य चरक ने चरक संहिता में, आप देखेंगे चरक संहिता में आचार्य चरक ने राजक्षमा अध्याय लिखा है। राजक्षमा अध्याय ओनली ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, आप ये आज से दिमाग में डाल लीजिएगा। राजक्षमा एक कंप्लीट लो इम्यूनिटी वाले जितने भी डिसऑर्डर हैं उन सब का समूह है, जिसमें चाहे तो HIV आप ले सकते हैं, जिसमें आप कोरोना को ले सकते हैं, जिसमें आप किसी भी लो इम्यूनिटी वाले डिजीज को ले सकते हैं। इसमें इम्यूनिटी का बहुत ज्यादा रोल होता है। मोस्टली मैं तो कहूंगा वायरल और बैक्टीरियल डिजीज को पूरे को पटक दो वहां पे, क्योंकि सभी में इम्यूनिटी का खेल होने ही वाला है। तो रायक्षमा अध्याय में लास्ट ईयर जो कोरोना था इंडिया के अंदर, वो कोरोना इतना भयंकर नहीं था, वो त्रिरूप और षडरूप के अंतर्गत आता था। इस बार का कोविड जो है यहाँ फुल्ली सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। हर पेशेंट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स हैं। किसी को फीवर 2 दिन आया, एलोपैथिक मेडिसिन ली, फीवर चला गया। किसी को ओनली लूज मोशंस आ रहे हैं, किसी को कफ है, ड्राई कफ है, किसी को प्रोडक्टिव कफ है, तो किसी को फीवर, कफ, ड्राई कफ, ये सारी चीजें डेवलप हो रही हैं बॉडी में। कुछ पेशेंट्स को मैंने ऐसा देखा कि उनकी बॉडी में फीवर नहीं आया, लेकिन उनकी बॉडी पैनिक बहुत हो रही है, दर्द हो रहा है, और जब वो RT-PCR करा के आ रहे हैं, HRCT करा के आ रहे हैं, तो वहां पर कोविड फाइंड हो रहा है। और उन पेशेंट्स ने अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो वो आके जाके कन्वर्ट हो जाते हैं क्रिटिकल कंडीशन में। बहुत सारे पेशेंट, अभी जब आप पेशेंट्स की काउंसलिंग कर रहे होंगे, वहां पर पेशेंट कहते हैं कि सर हमने तो इन डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट लिया था, 2-3 दिन बाद हमारा फीवर चला गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है और हमें कोरोना हो ही नहीं सकता। इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं ये स्वैच्छिक मृत्यु की तरफ ले जाती है कि हमें कुछ नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा। ये सारी चीजें कुछ पेशेंट्स में देखिए, ये हॉस्पिटल से सेम सिटी पे पेशेंट आके भर्ती होता है और सेम सिटी पर ही डिस्चार्ज कर देते हैं केवल RT-PCR को देख के। देखिए RT-PCR नेगेटिव और पॉजिटिव का कंसेप्ट सिर्फ इतना ही है कि जो सैंपल आपके थ्रोट से और नेजल पैसेज से लिया जा रहा है, यदि वहां पर कोरोना वायरस है तो ही वो RT-PCR पॉजिटिव दिखाएगा, अदरवाइज वो लंग्स में चला गया तो RT-PCR में कुछ नहीं आने वाला, HRCT करानी ही पड़ेगी, है ना। तो रायक्षमा अध्याय में आप जब देखेंगे तो वहां पर जो एम्स ने अपने एम्स ने जो 11 प्रकार के सिम्टम्स बताए हैं, एज इट इज उसी क्रम में रायक्षमा अध्याय में वो सिम्टम्स दिए गए हैं। अब रायक्षमा अध्याय में पेशेंट को अब आपको ट्रीट करते हुए कुछ चीजें देखनी है। रायक्षमा अध्याय में एक स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे प्रकार के ड्रग्स लिखे, जिसमें से 2 ड्रग्स आजकल हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। एक है सितोप्लादी, एक है तालिसादी। सितोप्लादी चूर्ण जो है उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन मैं एक डिफरेंशिएशन दूंगा जिससे कि पिन पॉइंट ट्रीटमेंट पे हम फोकस कर पाए।
सितोप्लादी को आचार्य चरक ने तालीस आदि से पहले क्यों लिखा है? शुरुआती दौर में ही सितोप्लादी का वर्णन करते हुए चरक आगे बढ़ गए और तालीस आदि को नेक्स्ट स्टेप पे क्यों लिखा है? तालीस आदि को पहले भी लिख सकते थे, नेक्स्ट स्टेप में जाके क्यों लिखे? यहां जाके सोचना है हमें। सितोप्लादी का मेन काम होता है वेट कफ में या प्रोडक्टिव कफ आ रहा हो, और प्रोडक्टिव कफ पेशेंट को कब आता है? स्टार्टिंग में, जब वो इस डिजीज की शुरुआत में होता है, वो खांसता है और कफ निकालता है उस समय पे। और जब लंग्स में निमोनिक कंडीशन डेवलप हो जाती है पेशेंट को, उस समय पर पेशेंट को प्रोडक्टिव कफ नहीं होता, वो खांसता है, कफ को निकालने की कोशिश करता है पर उसे निकलता नहीं है। इसीलिए आचार्य चरक ने शुष्क काश में तालीस आदि को और आर्द्र काश में सितोप्लादी का वर्णन किया है। और साथ में आचार्य चरक ने ये भी लिखा है कि तालीस आदि चूर्ण जो है वो तालीस आदि चूर्ण ज्वर शामक है, तालीस आदि चूर्ण काश नाशक है, तालीस आदि चूर्ण अर्ची नाशक है। तो आपको ये देखना है कि ज्वर को समाप्त कर रहा है, जो मंदाग्नि है उसको ठीक कर रहा है और काश को ठीक कर रहा है। इतनी सारी चीजों पर काम करने वाला एक चूर्ण सिलेक्ट किया जाए, या स्टार्टिंग में जो डिजीज में है उससे सितोप्लादी को ज्यादा यूज किया जाए। ये यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है जब पेशेंट की डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना करके वहां पर हमें वर्क करना होता है। आचार्य चरक और जितने भी आचार्य थे, उन्होंने जो सीक्वेंस लिया है मेडिसिन का और जो सीक्वेंस लिया है सिम्टम्स का, वो सिम्टम्स एज इट इज हमें फॉलो करने चाहिए, वो क्रम मेडिसिन का एज इट इज फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज हम बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, हम सोचते हैं कि ऐसे ही लिख दिया होगा, ऐसे कुछ भी संहिताओं में नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब पेशेंट को जब हमने डिस्चार्ज कर दिया, या पेशेंट की अभी एक बात चल रही है, डी डाइमर टेस्ट करा रहे हैं, इंटरल्यूकिन 6 करा रहे हैं, तो डी डाइमर टेस्ट बढ़ के आ रहा है। डी डाइमर टेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन इन द बॉडी। जब बॉडी के अंदर थ्रोम्बोस बन रहे होते हैं, क्लॉट्स बन रहे होते हैं, वहां डी डाइमर बढ़ के आता है और उसके डिफरेंट टाइप ऑफ रीजंस होते हैं जो अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ पिन पॉइंट बात करना चाह रहा हूँ। डी डाइमर टेस्ट जब पेशेंट का बढ़ के आता है, इन दैट मीन्स अभी जस्ट मैंने कुछ समय पहले कहा था कि रक्त धातु को ये बहुत सारी छेड़खानियां कर रहा है। ये वायरस रक्त धातु के साथ हद से ज्यादा कर रहा है। रस धातु के साथ तो शुरुआत में ये छेड़खानियां कर ही देता है लेकिन रक्त धातु के साथ बहुत ज्यादा करता है। और रक्त धातु से इन्वॉल्व होने वाले 4 ऑर्गन्स, जिसमें से यहाँ हम सबसे पहले उठाएंगे डी डाइमर को देखते हुए, तो वो है हमारी बॉडी में लीवर। आपको मालूम होगा कोगुलेशन फैक्टर, जब आपने पढ़ा होगा 11th-12th में, तो कोगुलेशन फैक्टर सबसे ज्यादा कहाँ बनते हैं? कोगुलेशन फैक्टर्स सबसे ज्यादा हमारे लीवर में बनते हैं। लीवर में सबसे ज्यादा कोगुलेशन फैक्टर बनते हैं। और टोटली रक्त धातु से निर्माण, ना तो रक्तमेद, ना रक्त कफ, ना ही कुछ भी, सिंपल अकेले रक्त धातु से निर्माण किसका बोला गया है? लिवर का। और ये वायरस अटैक कहाँ कर रहा है? आप अगर सीवीसी देखें, रक्त धातु पे। जब रक्त धातु के अंदर उष्णता बढ़ेगी, रक्त धातु के अंदर सांद्रता बढ़ेगी, रक्त धातु के अंदर आम तत्व बढ़ेंगे, तो क्या लिवर प्रॉपरली फंक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो फिर इस चीज को हम कैसे समझेंगे भाई? ये चीज तो समझ ली। अब क्या करें कि रक्त धातु भी सही हो, लीवर भी सही हो, और साथ में जो कोगुलेशन की जो संभावना बन रही है, पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, किडनी फेल्योर हो रहा है ड्यू टू कोगुलेशन इन द बॉडी, उस चीज को कैसे रोका जाए? हाउ टू स्टॉप इट दिस कंडीशन टू डेवलप इन अ पेशेंट आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। ये एलोपैथ वालों के लिए बहुत बड़ा बवंडर बना हुआ है। एनोक्सापैरिन देंगे, जिंदगी भर इकोस्प्रिन खिलाते रहेंगे, इकोस्प्रिन खिलाएंगे, कुछ उसके साइड इफेक्ट से चटक जाएंगे और पता चले कुछ को इकोस्प्रिन मिल ही ना पाए, वो वैसे ही भटक रहे हैं और वो वैसे ही चटक रही है। यहाँ पर हमें एक कंसेप्ट पकड़ में आता है, आपने पिपली चूर्ण के बारे में पढ़ा होगा, पिपली के बारे में, यकृत प्लीहानव पिप्पलव करके इस प्रकार का कुछ श्लोक मिलता है, एज इट इज तो मुझे याद नहीं, लेकिन ऐसा रेफरेंस मिलता है। वहां पर आपको समझ में आएगा कि पिप्पली यकृत और प्लीहा पर काम करने वाली बेस्ट मेडिसिन में से एक, बेस्ट मेडिसिन में से एक। साथ में पिप्पली आम पाचक भी है, साथ में पिप्पली रक्त प्रसादक भी है, पिप्पली अनुष्ण शीत है,
पिपली के अंदर इतने सारे गुण हैं, जब आप इसको द्रव्य गुण में जाके पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा शायद पिपली की संरचना मुझे लगता है कोरोना के लिए ही की गई हो, जो यहाँ पर इस प्रकार की इसकी संप्राप्ति बन रही है। हम पेशेंट को अपने योग में पिपली चूर्ण को देते हैं तो ब्लड के अंदर उपस्थित जितना भी सांद्र मटेरियल है, यानी कि जिसको आम तत्व बोल रहे हैं, स्निग्ध पदार्थ जितना भी है, उसका पाचन बेटर लेवल पे होगा, क्योंकि पिपली के बारे में कई रिसर्च आ चुकी हैं, ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पर लेके जाता है और उससे बहुत अच्छा काम करवाता है, लाइसोसोम पे अच्छा काम कराता है, ताकि ये अंदर पैथोजेंस जो आ रहे हैं उनको ये खत्म कर पाए। इस प्रकार की प्रॉपर्टीज पिपली में पाई गई। तो हमें पिपली चूर्ण को देना है, और पिपली चूर्ण को यदि आप रसायन कल्प के रूप में दें, जैसा कि रसायन में वर्णित है, तो बहुत ज्यादा रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। और जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है या फिर पेशेंट को हमने ट्रीट किया है और पेशेंट हमारे ट्रीटमेंट से ठीक हुआ है, तो संभावना खत्म हो जाती है कि उसको कोगुलेशन की संभावना हो या ब्रेन स्ट्रोक की हो, क्योंकि हमारी मोस्टली औषधियां पहले अग्नि पर काम करती हैं, देन आगे का ट्रीटमेंट करती हैं। और जिसकी अग्नि अच्छी होगी उसका रक्त निर्माण बहुत अच्छा होगा, रक्त धातु बहुत अच्छे तरीके से बनेगी और उसकी प्रॉपरली वो समस्या दूर हो जाएगी। पिपली की वजह से लिवर की जो स्वेलिंग है, हेपेटोमेगाली, किसी भी ज्वर में, चाहे मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, किसी भी ज्वर में हेपेटोमेगाली जो होती है, पिपली उसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करती है। तो पेशेंट की मंदाग्नि भी खत्म होती है और पेशेंट प्रॉपरली अच्छे तरीके से भोजन करना शुरू कर देता है। यहाँ पर एक कंसेप्ट और हमें फॉलो करवाना चाहिए पेशेंट को, कि जो आचार्य चरक ने बोला है कि हमें अपनी जो भोजन की मात्रा है, जितनी भूख लग रही है उससे भी कम मात्रा में खाना चाहिए। मैंने एक पीडीएफ बनाई जो पेशेंट्स में ऑब्जर्वेशन किए मैंने, साथ में बहुत से डॉक्टर्स जो हमसे जुड़े हैं, जो काम कर रहे हैं, उनसे हम फीडबैक लेते हैं। तो उसके तहत हमने जो पीडीएफ बनाई है उसमें ये नॉर्मल से प्रोसीजर्स जो एक आम आदमी घर पर रह के कर सकता है, मैं आप सभी को वो पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर वो व्यक्ति करे तो आज ये ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी, ये O2 सैचुरेशन की मारामारी, ये हॉस्पिटल्स के 1.5 2 लाख रुपए बेड देने का ही चार्ज, इस सारी समस्याओं को हम ब्रेक कर सकते हैं और कोविड के गंभीर पेशेंटों को हम गंभीर स्थिति में जाने से रोक सकते हैं। सिंपल से उसमें प्रोसीजर से मैं आपको सेंड जरूर करूंगा। अभी मैंने बताया था कि बसंत ऋतु में जो कोविड है वो बसंत ऋतु में कफ प्रधान बातज था और ग्रीष्म ऋतु में बात प्रधान कफ जाने वाला है। ऑक्सीजन सैचुरेशन के अभी हम बात करें कि ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसे काम कर रहा है। पहला पॉइंट सभी को मालूम है कि लंग्स के अंदर जो लंग्स के लोब होते हैं, वो लोब्स में फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाना या कफ का इकट्ठा हो जाना ड्यू टू हाईली एक्टिवेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लंग्स, जो वहां पर फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है जिससे उसका स्पेस कम हो जाता है। उस स्पेस कम होने की वजह से SpO2 वैल्यू कम होती है, क्योंकि एल्वुलाई और ब्लड वेसल्स के बीच गैस का एक्सचेंज होना बंद हो जाता है, एक बैरियर आ जाता है जिसको बोलते हैं कफावरोध, प्राणवायु का कफ की वजह से अवरोध हो जाना। और किसी चीज का अगर ये कफ है मान लीजिए और ये प्राणवायु आ रही है, ये आ रही है प्राणवायु इस प्रकार से, तो क्या होगा इसमें ये अवरोध दे रहा है, तो क्या होगा, पेशेंट को जब वो सांस लेगा प्राणवायु अंदर जाएगी, तब उसे ठसके के साथ ऐसे करके उसे खांसी आना शुरू हो जाएगी। इस प्रकार की खांसी पेशेंट को आएगी तो हमें 30 सेकंड टेस्ट या पेशेंट जितना भी कर पाए 30 सेकंड से नीचे नहीं करना, 30 सेकंड ब्रीथ को होल्ड करना है ऐसे, और उसको 30 सेकंड्स तक वेट करने को बोलना है। अगर इस बीच में ये वाली प्रोसेस हो रही है, समझ लीजिए कि एल्वोलाई को चारों तरफ से एक तरीके से घेरना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर एक स्वेलिंग डेवलप हो गई है, उस स्वेलिंग को खत्म करना है। फिर से याद करिए, मैंने यष्टि मधु को बताया है, यष्टि मधु स्वेलिंग को, पित्त दोष के कारण जो स्वेलिंग आती है उस इन्फ्लामेशन को खत्म करने के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। साथ में यदि लंग्स में एटेलेक्सिस या फाइब्रोसिस की कंडीशन पैदा होती है तो वहां पर ये हीलिंग की प्रॉपर्टी रखता है
और हीलिंग की प्रॉपर्टी तो एसटी मधु की शानदार है। मैं कई पेशेंट्स पर ट्राई कर चुका हूँ, ड्यूडेनल अल्सर पे, गैस्ट्रिक अल्सर पे, कई पेशेंट्स को मैंने दिया है सिंपल एसटी मधु चूर्ण और वहां पर मिरेकलस रिजल्ट आए। आप भी ट्राई कीजिएगा। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन, पहला तो आपने समझा कि लंग्स में एक कफ का अवरोध हो गया, तो यहाँ पर करना क्या है? आचार्य चरक ने बोला है संहिता कि जब खांसी किसी की बड़ी हो, या तो बात को बढ़ा दो या कफ को बढ़ा दो, दोनों में से एक ही कंडीशन, बात बढ़ाओ कफ को घटाओ। वो कहां पे होगी? वो आप कंडीशन कर सकते हो कहां पर? ये निमोनिक कंडीशन में। फाइब्रोसिस में क्या कर सकते हो? उन्होंने बहुत डिटेल में जाके सोचा है आचार्य चरक, बस उस समय पर टर्म्स नहीं थे फाइब्रोसिस और निमोनिक कंडीशन। तो हम लोग क्या है कि कुछ ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं, आचार्यों की बातों को समझते नहीं है, बस अपना ज्ञान चलाते रहते हैं एलोपैथिक को पढ़ के। ठीक है, एलोपैथिक कंसेप्ट दिमाग में होना जरूरी है, हम उससे इसको कोरिलेट करेंगे तो हम संप्राप्ति को समझ पाएंगे, जैसे कि मैं फॉलो करता हूँ अपनी फिजियोलॉजी और सारी चीजों को समझ। तो क्या उन्होंने कहा कि या तो बात को बढ़ा दो या कफ को बढ़ा दो। बात को कहां बढ़ाना है? जहां पर कफ की अधिकता है, और कफ की अधिकता कहां पर है? जहां पर निमोनिक कंडीशन पैदा हो रही है, उस कंडीशन में हम बात को बढ़ाने का काम करेंगे। बात को बढ़ाने का काम ये नहीं कि बहुत ज्यादा ड्राइनेस, बात की भी कुछ ऐसी औषधियां हमें चुननी होंगी जिनमें रूक्ष गुण कम हो, और एक एक्सपेक्टोरेशन का काम, बात वायु का एक तरीके से प्रतिलोम टाइप की कंडीशन हो जाए, जिससे वो कफ खांसी के साथ बाहर निकले, रिफ्लेक्स एक्शन में बाहर निकलना स्टार्ट हो जाए, है ना। अगर पेशेंट का कुछ नहीं थोड़ा सा कफ बचा हुआ है तो उसको ड्राई अप भी कर सकते हो, बात को बढ़ा के वहां कंट्रोल कर सकते हो। बहुत सारी मेडिसिन हैं ऐसी, आप सर्च करेंगे, जैसे जिस प्रकार अभी श्वास का चिंतामणि रस को लिखा जा रहा है, आपके अभी त्रिलोक चिंतामणि रस को लिखा जा रहा है, सभी लोग लगे हुए हैं। अभी एक ऐसा योग भी मैं आपको बताऊंगा जो इन दोनों से भी बहुत बेस्ट रिजल्ट देगा। अगर आप बना सको तो जरूर बना लेना, जो रिजल्ट जरूर देगा डेफिनेटली, क्योंकि सारे योगों को मैं देख रहा हूँ उनमें इतनी रस औषधियां खिला रहे हैं। उस रस औषधि का टाइट्रेशन भी हमें ध्यान करना चाहिए कि बॉडी के अंदर यूटिलाइज नहीं हुई तो उसको निकलवाएंगे कैसे, कितना डोज देना चाहिए, है ना। दूसरा, कफ को बढ़ा दो। कफ को कहाँ बढ़ाना है? कफ को बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि फिर से निमोनिक कंडीशन ले आओ। कफ को बढ़ाने का मतलब ये है कि जहां पर फाइब्रोसिस डेवलप हो रही है, फाइब्रोसिस डेवलप ड्यू टू रूक्ष गुणा ऑफ वाता। पूरा बात कहीं भी प्रकोप नहीं होता, तत्व रूक्ष लघुसिता खरा सूक्ष्म श्रवणिला, पता चले कि ये सारे के सारे गुण प्रकोपित हो गए। सारे के सारे गुण किसी भी दोष के प्रकोपित नहीं मिलेंगे किसी भी डिजीज में। हमें उनके पिन पॉइंट अंशांश कल्पना पर जाना पड़ेगा, कौन सा गुण कहां पर प्रकोपित हो रहा है। जैसे जैसे इसमें कंडीशन में यहाँ कफ का गुण प्रधान कौन सा हो रहा है? कफ का गुण यहाँ पे बढ़ रहा है, द्रव सांद्र गुण बढ़ रहा है। तो द्रव और सांद्र गुण के अपोजिट गुण वाले कौन सी चीजें हैं, कौन से महाभूत हैं, और वो महाभूत किस औषधि के अंतर्गत आते हैं, उन औषधि का सिलेक्शन करेंगे तो हम सिंपल कास्ट औषधियों से भी पेशेंट को ट्रीट कर ले जाएंगे। कुछ ही रस औषधियों की हमें जरूरत पड़ेगी। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि रस औषधियों को हमने दिया तो मिरेकलस रिजल्ट आ जाएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है भाई, काम करती है। जब आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत के आप संहिता को पढ़ेंगे, भागवत जी को पढ़ेंगे, तो वह रस औषधियों का कितना यूज किया है उन लोगों ने, ना के बराबर यूज किया है, कहीं कहीं यूज किया है, लेकिन बहुत सारा क्यों नहीं यूज किया। रस शास्त्र का हमारा डेवलपमेंट हुआ है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है, लेकिन हमें संहिता के अंदर जो सिद्धांत दिए हैं उस सिद्धांत की चिकित्सा करनी है। हमें ऐसा नहीं करना कि पैरासिटामोल से फीवर उतर जाता है, जय मंगल रस खिला दो या ये खिला दो, ये तो वही होगी ना सिम्टोमेटिक चिकित्सा। दो प्रकार की चिकित्सा बोली ना अपनी संहिताओं में, व्याधि व्याधि सूचक सब कुछ प्रकार का ट्रीटमेंट है, और एक है अपना दोषात्मक प्रकार का। व्याधि से सीधा सा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे चले जाते हैं और दोषात्मक संबंध प्राप्ति भंग पे चले जाते हैं। तो इस प्रकार की चीज है कि हमें या तो बात को बढ़ाना है या कफ को बढ़ाना है, और वहां पर हम इस चीज को कर सकते हैं। अब एक केस हमें देखने को मिलता है कि जो पेशेंट स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, या करते थे, या 6-7 महीने उनको करे हुए हो गए, छोड़ दिया 6-7 महीने पहले, तो उन पेशेंट में रिकवरी रेट धीमी होती है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो सेल है, सेल के अंदर सेलुलाइटिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है ड्यू टू एसिडिक पीएच। स्मोकिंग क्या करता है? पित्त का गुण, पित्त को बढ़ाता है। ड्रिंक क्या करता है? पित्त को बढ़ाता है, बात को बढ़ाता है। पित्त अगर किसी के अंदर बढ़ा तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का रेशियो बिगड़ता है। इस वजह से ही आप समझिए कैंसर का कंसेप्ट आ रहा है यहाँ पे।
हमने नॉर्मली पढ़ा है अपने साइटोलॉजी में कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का रेशियो जहां बिगड़ता है वहां पे सेल डिवाइडेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन में इतना नहीं बिगड़ता, लेकिन सेल अंदर ही अंदर डैमेज तो हो चुकी है। यानी कि वात और पित्त का जब वो बिगड़ गया खेल, समझे, माइटोकॉन्ड्रिया हाइपर एक्टिवेटिव है, लाइजोसोम्स हाइपर एक्टिवेटिव है, गोल्गी बॉडी हाइपर एक्टिवेटिव है, तो पित्त बढ़ रहा है, साइक्लोसिस बहुत ज्यादा हो रही है या ना के बराबर हो रही है, बात बिगड़ रहा है। वो कंडीशन जितने भी ये नशे पत्ते वाली चीजें होती हैं सिंपल लैंग्वेज में, चाहे दारू हो, जो भी हो सिंपल, वो सारी चीजें इन चीजों को डेवलप करती हैं और ऐसे पेशेंट में रिकवरी स्लो होती है। इसलिए हमें ऐसे पेशेंट्स में, जब भी पेशेंट हमारे पास आएगा कोविड का, तो हमें उससे कहना है कि भाई पहले तूने जो कर्म किए थे ना उनको भुगत ले, थोड़ा धीमे धीमे रिलीफ पड़ेगा, लेकिन रिलीफ तो दे देंगे। क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है ना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कहाँ पे कहा गया है, आयुर्वेद माँ के समान होता है। बच्चा कितना भी माँ को परेशान कर ले, माँ से लड़ ले, कुछ भी कर ले, लेकिन माँ कभी बच्चे को नहीं छोड़ती। ऐसा हरितकी के बारे में भी लिखा है ना। तो यहाँ एल्कोहल वालों को हरितकी आप दे सकते हो। हरितकी के गुण आप पढ़ोगे तो आपको इसकी जो सेलुलाइटिस की कंडीशन है वहां पर आपको समझ के आ जाएगा कि इसको कैसे वो क्योर करता है। हमें गुणों पे फोकस करना है। गुण पे आप फोकस करेंगे, औषधि के गुण, दोष के गुण, व्याधि की संप्राप्ति, दोष क्या है, अग्नि क्या है, और उस अग्नि की वजह से कौन से अंग प्रभावित हो रहे हैं। तो आपको 50 प्रकार की मेडिसिन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पर एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ, यहाँ कफ वातज व्याधि आ गई है, ठीक है, कफ वातज व्याधि आ गई, कफ है तो क्या होगा, मंदाग्नि होगी। वायु है तो समान वायु को कमजोर होने की वजह से क्या होगा, मंदाग्नि होगी। दीपन पाचन दोनों बिगड़ जाएगा, क्योंकि दीपन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है समान वायु, पाचन के लिए पाचक पित्त होता है। क्योंकि पाचक पित्त के स्नेह गुण में डिस्टरबेंस डाला है कफ के स्निग्ध गुण ने, इसीलिए जाकर के पित्त डाउन हुआ और पाचन बिगड़ गया, तो मंदाग्नि का कंसेप्ट आया। अब जब अग्नि डाउन हो रही तो अग्नि रहती कहाँ है, अग्नि हमारी कहाँ रहती है, हमारी आंतों में रहती है, हमारे अमाशय में रहती है, हमारे पित्ताशय में रहती है। तो क्या इन्वॉल्व हो गए, अन्न व स्रोतस इन्वॉल्व हो गए। और जब यहां से जो भी एब्जॉर्ब होके ब्लड सर्कुलेशन में गया वो क्या गया, आम तत्व गए। वो आम तत्व क्या है, सांद्र द्रव्य, अपक्व कफ या हमारी रस धातु का अपक्व पोर्शन, जिससे कि जो हमारी इम्यूनिटी बननी थी, हमारा एक अच्छा प्रकार का कफ बनना था, वो पूरा कफ आम में परिणत हो गया, जिसकी वजह से इम्यूनिटी भी डाउन हो रही है। इसकी वजह से कोगुलेशन की समस्या भी पेशेंट में देखने को मिल रही है। इसकी वजह से जो यहां पर फ्लूइड अंदर गया, वो फ्लूइड की वजह से ये सेल्स के अंदर जो कफ बना, वो कफ की वजह से सेल डैमेज हुई, एल्वोलाई के अंदर लोअर निमोनिया डेवलप हो गया। कौन सा अब स्रोतस आ गया, पहले मंदाग्नि की वजह से अन्न वह स्रोतस, और अभी कौन सा स्रोतस आ गया, प्राण वह स्रोतस। और इसके साथ हृदय भी इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि लंग्स के पास हमारे जो फेफड़े हैं, इस फेफड़ों के पास ये हार्ट है, हार्ट की वजह से प्रेशर जो लंग्स पे पड़ता है, लंग्स का साइज कम होता है और एसपीओ2 वैल्यू डाउन हो जाती है। इसलिए पेशेंट को इससे कंसेप्ट निकल के आता है, पेशेंट को प्रॉन कंडीशन में लेटने को बोलना है। जो मैंने पीडीएफ बनाया उसमें प्रॉन कंडीशंस की कई सिचुएशंस बताई हैं कि गर्भवती महिला को किस कंडीशन में लेटने के लिए कहना है, वृद्ध को किस कंडीशन में, तो वहां पे मिल जाएगा, मैं आपको सभी को शेयर कर दूंगा ग्रुप पर। अब पेशेंट को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आई, क्यों आ सकती है, क्योंकि अगर लोअर निमोनिया होगा वो हार्ट के ऊपर प्रेशर डालेगा। जो बीपी हाइपरटेंशन का पेशेंट है, वो हाइपरटेंशन के पेशेंट को बीपी इंक्रीज करेगा। मेरे पास रिसेंटली ऐसा केस आया था जिसके बीपी और एसपीओ2 वैल्यू दोनों, बीपी तो ऊपर बढ़ रहा है, एसपीओ2 डाउन जा रहा है। बैलेंस करना है, इतनी रसौसलियां दे दी तो उसका खेल हो जाएगा। अब कैसे करें, उस पेशेंट ने खाना खाना छोड़ दिया, बेड पे लेट गया, वो पेशेंट टोटली कुछ भी पीता था उसके मुंह से निकल जाता था, तो क्या करते वहां पर, क्योंकि हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं हो रहे थे यहाँ पर ग्वालियर, तो आयुर्वेद का सहारा लेना था उनको, लिया। पेशेंट को मेडिसिन नहीं खा पा रहा है, क्या करें, लेहन अध्याय पढ़ा है हमने बच्चों वाले,
कौमार वृत्त में, वहां से लेहन को उठाएंगे, मेडिसिन को जीप पर ऐसे रखते हुए जाएंगे, जो मेडिसिन 3 बार में देनी थी उसको 50 बार में चटवाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके उसकी बॉडी में आएगा, इंप्रूवमेंट आएगा। और यही हुआ। पेशेंट की फैमिली ने, जिसने उम्मीद छोड़ दी थी, वो पेशेंट की फैमिली को उम्मीद जाग गई, क्योंकि वो उठ के चलने लगे हैं, रोटी सब्जी खाने लगे हैं, SpO2 भी इंक्रीज हो गया, बीपी भी नॉर्मल पे आ गया। लेकिन अभी भी उनका ट्रीटमेंट जारी है, क्योंकि उनकी एज बहुत ज्यादा है और उनको बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकते, उनको प्रॉपरली फिट करना है और ये डी डाइमर और ये क्लॉटिंग वाली चीजों को भी खत्म करना है। तो वहां पे पिप्पली चूर्ण का आप उपयोग हम करना स्टार्ट करेंगे आज से, है ना। तो ये कंडीशन डेवलप होती है, तो वहां पर हमें ध्यान रखना पड़ता है। साथ में अगर किसी का किडनी इन्वॉल्वमेंट है तो हमें क्या करना है, वही चीज है, रक्त और मेद धातु से बना हुआ है, घृत कल्पना का उपयोग यहाँ पे आप कर सकते हो, अपनी चरक संहिता में कुछ घृत दी, तो वहां पर इस प्रकार के आप उपयोग करोगे तो ये सारी चीजें निकल के आएंगी। और रेप्लिकेशन जो वायरस करता है हमारी बॉडी में, आप एक नॉर्मल चीज सोचिए कि वायरस आता है, एक वायरस आके आपकी बॉडी में इतना सारा इन्फेक्शन फैला देता है, ये एक वायरस इतनी सारी चीजें करता कैसे। आपने पढ़ा होगा वायरस तो अकेला आता है, लेकिन लिपिड और प्रोटीन वो हमारी बॉडी से ही लेता है, प्रोटीन लेता है, प्रोटीन से जो अमीनो एसिड्स होते हैं, उस अमीनो एसिड से न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, और न्यूक्लियोटाइड प्लस बेस शुगर मिलके आरएनए और डीएनए बनाते हैं। इस प्रोसेस को आपने 12th में पढ़ा होगा, वो अब यहाँ ट्रीटमेंट में काम आएगा। वायरस के रेप्लिकेशन को रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अमीनो एसिड्स को बनने से रोकना पड़ेगा। अमीनो एसिड्स को बनने से रोकने के लिए हमें उसकी पीएच को बैलेंस करना पड़ेगा। जो सेल के अंदर सेलुलाइटिस आई है, उस सेलुलाइटिस को हमने बैलेंस कर दिया तो क्या होगा, पीएच बैलेंस होगी, पीएच बैलेंस होगी, अमीनो एसिड्स जो बन रहे थे वो अमीनो एसिड्स उतने नहीं बन पाएंगे, और सेल के अंदर की सेलुलाइटिस खत्म होगी, सेल वायरस को खत्म कर देगी। और यहाँ भी एसटी मधुचूर्ण बहुत अच्छा काम करेगा, मैंने आपको अभी बताया। दूसरा कंसेप्ट ये होता है कि वायरस आपकी बॉडी में आता है, अपना एक सिंगल स्टैंडर्ड, चूंकि कोरोना वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, पॉजिटिव सेल आरएनए, डबल मेम्ब्रेन वेसाइकल के अंदर रहता है। इसकी सेल इसे मारने में या इसको पहचानने में परेशान हो जाती है, क्योंकि इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन की वेसाइकल होती है, जिसकी वजह से इसके स्पाइक्स जो होते हैं, जहां पर एंटीजन जो रहते हैं जिसको हमारी सेल पहचान पाती है, वो रिकॉग्निशन खत्म हो जाता है। तो आपको ये देखना है कि सेल के अंदर की फिजियोलॉजी सुधारनी है आपको, सेल के अंदर की फिजियोलॉजी सुधार दी, सेल खुद मार देगी। नहीं कर पाए तो इम्यूनिटी बढ़ाना शुरू कर दो। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 360 चीजें हैं, लंघन पाचन कर दोगे, सेल अपने आप फिल कर देगी उसको। इस प्रकार के कंसेप्ट जो आते हैं वो हमें, जो हमने 11th 12th में पढ़ा था बायोलॉजी में, वो तो हम भूल गए। यहाँ पे आके मॉडर्न की पैथोलॉजी, मॉडर्न की फिजियोलॉजी हम रटने में लगे। जब तक बेसिक कंप्लीट नहीं होगा, ट्रीटमेंट करने में मजा नहीं आएगा। इसी प्रकार हमारी संहिताओं में आपकी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, यहाँ पर मैंने ये ऑर्गन्स के इन्वॉल्वमेंट में एनाटॉमी को लिया, यहाँ पर मैंने फिजियोलॉजी को लिया, और मैं संहिता के कंसेप्ट पे गया। आपका काम एक बुक से चलने वाला नहीं है, आपको फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, साथ में आपको संहिताओं का सामंजस्य स्थापित करना होगा कि ये किस प्रकार से कह रहे हैं। फिजियोलॉजी, एनाटॉमी मॉडर्न की तो कह ही रहा हूं, साथ में आयुर्वेद, शरीर क्रिया विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान जो हैं, उनको बेसिक रूप में समझिए। तीनों दोषों को समझ लीजिए, 7 धातुओं को समझ लीजिए, और 13 प्रकार की अग्नियों को समझ लीजिए। आपको डिसीज समझ में आए या ना आए, संप्राप्ति समझ में आ गई तो आप डिसीज को तोड़ दोगे, क्योंकि हमें संप्राप्ति भंग करना है, बीमारी का नाम नहीं देना। जैसे ये लोग पहले कोविड-19 दिए, फिर SARS-CoV दिया, अब कोविड करके दे रहे हैं, कौन कौन से नाम लेते आएंगे। ये नाम, इन लोगों ने नाम पता करने में ही 2-3 महीने लगा दिए, पिछले साल की वेव चली, फिर वायरस का स्ट्रक्चर देखने के लिए समय लगा दिया, वो चली गई। वायरस को, बॉडी को इतना मजबूत बना दो कि वायरस को वहीं पे वो किल करे। मतलब नहीं है वायरस के पीछे पड़े हो भाई। सबसे अच्छे तरीके से तो वो लोग समझा चुके हैं पैथोलॉजी में कि वायरस कैसे काम करता है, पैथोजेनेसिस वायरस की बता चुके हैं, फिर अपने ही कंसेप्ट से उल्टा भटक जाते हैं। समझने वाली चीज है, पिछली बार हाइड्रोक्लोरोक्विन खिला रहे थे, प्लाज्मोडियम को मारने वाली चीज यहाँ पे क्यों खिलाया जा रहा है। डेक्सा खिला दिए, डेक्सा खिला के सब
को मालूम है स्टेरॉइड्स इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, तो फिर यहाँ क्यों खिला रहे हो इम्यूनिटी का? एक तरफ लिम्सी भी खिलाए जा रहे हो, एक तरफ तुम स्टेरॉइड्स भी दिए जा रहे हो, स्टेरॉइड्स दे रहे हो, बॉडी की इम्यूनिटी सप्रेस हो रही है, बॉडी ने काम करना बंद कर दिया, वायरल लोड बढ़ने लगा, पेशेंट का सीटी जो 2 आया था वो 10 हो जाता है, पेशेंट का सीटी 5 आया वो 15 हो जाता है, इस प्रकार के केस बिगड़ते जाते हैं, इंप्रूवमेंट दिखता नहीं है। सीआरपी, हाँ सीआरपी पे बात आई, सीआरपी जो बढ़ के आ रहा है आपको पता चलता होगा, सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो इन्फ्लामेशन ऑफ द सेल के कारण होता है, वो पॉइंट अपन पहले ही डिस्कस कर चुके कि सेल के अंदर जो इन्फ्लामेशन है उसको खत्म करना है, सीआरपी कंट्रोल में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं डॉक्टर्स की शायद मेरा ये जो प्रयास था आप सभी को हेल्प करेगा, क्योंकि मेरा टाइम भी हो गया है क्लिनिक पर जाने का और थोड़ा फिर से मानव सेवा में लग जाएं, और मैं आपसे सिर्फ एक वादा चाहता हूं कि जितने भी डॉक्टर्स जितनी जगहों से जुड़े हैं इस समय पर आम जनता के लिए जुट जाइए, कोई आपकी बात माने या ना माने, हमें अपना वैद्य का कर्तव्य निभाना है। वैद्य और डॉक्टर में बहुत डिफरेंस होता है, वैद्य वैलिड होता है, मैं कहता हूं सर्टिफाइड होता है, जिसको संपूर्ण ज्ञान है, और एक डॉक्टर जिसको WHO चलाता है, जिसको फार्मास्यूटिकल्स कंपनी चलाती है, जिनके रिसर्चर ही अलग हैं। हमारे यहाँ तो हम ही साइंटिस्ट हैं, हमें युक्ति लगानी है, हमें ही सारी चीजों को कंट्रोल करना है और हमें ही पेशेंट को ट्रीट करना है। तो जुट जाइए तरीके से, एक दूसरे की हेल्प कीजिए, जिसके पास जो ज्ञान जहां पे है खुद पे मत रखिए, क्योंकि ज्ञान रखने वालों की वजह से आज हमारी युवा पीढ़ी की बुरी हालत हो गई है, जिसमें से काफी बच्चे मुझसे जुड़ते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आयुर्वेद को जानने की इच्छा हुई। मैंने भी वैद्य जी के यहाँ पे झाड़ू लगा लगा के सीखा है कि गुरुजी आपके झाड़ू लगाऊंगा, आप थोड़ा सिखा दीजिए। ज्ञान के लिए भूखा होना पड़ेगा। मुझे नहीं मिले गुरु इतने, थोड़े समय के लिए मिले थे एक वैद्य जी, थोड़ा बहुत उन्होंने रत्ती तोला इस प्रकार की चीजों को सिखाया, थोड़ा बहुत नाड़ी का ज्ञान दिया, लेकिन वो एक चीज मुझे बता गए कि इस दुनिया में जो भी है वो बैलेंस में है। बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट भगवान ने बनाया जरूर है, बस हमारी नजरों में वो ट्रीटमेंट हमें दिखेगा। अगर कोई सांप कोई स्नेक जिस जगह पे मौजूद है ना, उसके आसपास में ही उसके जहर का तोड़ होता है, बस उस बंदा इतना घबरा जाता है वो बंदा कि उस चीज को सर्च नहीं कर पाता। आपको हमेशा पॉजिटिव थिंक के साथ बढ़ना है कि कहां से मैं इसकी संप्राप्ति बनाऊं और कहां से मैं इसको ब्रेक डाउन करना शुरू करूं। यहाँ पे कोरोना में जिसने संप्राप्ति बना ली वो अच्छे रिजल्ट ले रहा है, चाहे भले ही वो कास्ट औषधियों का उपयोग करे, रस औषधियों का नहीं करे। और कुछ लोग ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं कि 10-10 प्रकार की रस औषधियां खिला रहे हैं, लेकिन पेशेंट की खांसी तक नहीं रुक पा रही है। तो तुक्का मार चिकित्सा बंद कर दीजिए जो भी कर रहे हो, और एक प्रॉपरली संप्राप्ति भंग चिकित्सा पे आ जाइए, मजा आएगा। जो ये लोग कहते हैं ना कि आयुर्वेद बहुत धीमे काम करता है, उनके मुंह पे करारा जवाब होगा जिस दिन संप्राप्ति भंग चिकित्सा सभी लोग करना शुरू कर देंगे। 2 से 3 दिन में हार्ट डिजीज में रिलीफ आने शुरू हो जाते हैं, मैक्सिमम 2 से 3 दिन। मैं अपने छोटे से कैरियर का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ इसलिए, बाकी मुझसे तो भयंकर धुरंधर इस दुनिया में बैठे हुए हैं। वैद्य समीर जमदग्नि सर हैं, डॉक्टर अनुज जैन सर हैं, डॉक्टर अखिलेश भारद्वाज सर हैं, रामदास अवार्ड सर हैं, इतने बड़े बड़े गुरुजन बैठे हुए हैं जो तो फाड़ ही देते हैं किसी भी चीज को। तो मैं ये चाहता हूं, क्योंकि लगभग हमारी सेम एज रही होगी, तो आप सभी जुट जाइए मानव सेवा में, और अगर मेरे पास इसके बारे में और कंसेप्ट आए, मैंने जो भी ऑब्जर्व किया इन फ्यूचर, तो आपको जरूर बताऊंगा। बाकी कभी समय निकालता हूं आयुर्वेदिक वायरोलॉजी के ऊपर, कि आयुर्वेद का वायरोलॉजी का सिद्धांत भी अलग है और कैसे वायरस हमारी बॉडी भी प्रोड्यूस कर सकती है, जो एक हाइपोथेसिस के रूप में है कि अगर इस पर रिसर्च की जाए तो शायद वायरस हवा में कम हमारी बॉडी में ज्यादा होता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि कोरोना को हराने में हम एकजुट होकर काम करेंगे। जो भी नॉलेज हमारे पास होगी हम शेयर करेंगे, अपने नंबर्स आपस में सभी शेयर कर लीजिए और जुट जाइए। और मैं इसी प्रकार आपके लिए जो भी बनेगा वो करता रहूंगा, क्योंकि मेरा तो उद्देश्य है आयुर्वेद को आगे ले जाना।
धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.